सभी को नमस्कार मित्रों, बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन कैसे होता है, संविधान संशोधन करने की शक्ति किसमें निहित है, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लगातार कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, जैसे पहला है, 17वां है, 24वां, 25वां, 26वां, 86वां, 42वां, 44वां, उन सब पे हम एक वीडियो बनाएंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि संविधान संशोधन होता कैसे है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कहाँ पर उल्लेखित है, संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके हैं, अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉइड ऐप पर। हमारी एंड्रॉइड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉइड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोज ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को।
भारतीय संविधान के भाग 20 में एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल है अनुच्छेद 368। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संविधान संशोधन की शक्ति दोनों का उल्लेख है। इसमें यह बताया गया है कि शक्ति किसके पास है और संविधान में संशोधन कितने तरीके से होते हैं उसका भी उल्लेख है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शक्ति की कि संविधान संशोधन की शक्ति किस में निहित है, तो आप सभी को आइडिया है कि ये शक्ति निहित है भारतीय संविधान द्वारा। किसको शक्ति प्रदान की गई है? संसद द्वारा। लेकिन केवल संसद का ही रोल नहीं है, कुछ सीमा तक इसमें राज्य विधानमंडलों का भी रोल है। अगर प्रश्न आ जाए, मान लेते हैं सत्य असत्य में आपसे प्रश्न पूछ लिया और एक वाक्य दे दिया कि संविधान संशोधनों के संदर्भ में राज्य विधानमंडलों का या राज्य सरकारों का कोई रोल नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो गलत होगा। कोई रोल नहीं होता हम ये नहीं कह सकते, रोल होता है, हालांकि वो बहुत ही कम रोल होता है, या यूँ कहें कि बस नाम मात्र की भूमिका होती है, केवल सहमति मात्र होती है राज्य विधानमंडलों की। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल रोल नहीं होता। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति हालांकि संसद में निहित है, लेकिन कुछ एक प्रावधान ऐसे हैं जब संसद से प्रस्ताव पारित होने के बाद आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो हम देखते हैं संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है। अब उसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान के भाग 20 में यानी कि अनुच्छेद 368 में ये लिखा गया है कि संशोधन कैसे हो सकता है। यानी संशोधन का मतलब क्या होगा? क्या संशोधन का मतलब नया कुछ जोड़ना है, या संशोधन का मतलब किसी प्रकार का चेंज या फिर परिवर्तन करना है, या संशोधन का मतलब कुछ हटाना यानी कि निरसन है। प्रश्न आ जाएगा कि इसमें से संसद क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो देखिए, संसद अनुच्छेद 368 के तहत 3 काम कर सकती है। नंबर 1 होता है, हिंदी में उसको बोलेंगे परिवर्धन। परिवर्धन का अर्थ होता है आगे बढ़ना या कुछ नया जोड़ना। दूसरा है परिवर्तन और तीसरा है मित्रों निरसन। परिवर्धन का अर्थ जैसे मैंने बताया, हिंदी में इसका अर्थ है कि कुछ नया जोड़ना। संविधान में एक बात लिखी हुई है, उसमें हमने एक क्लॉज और जोड़ के कुछ और लिख दिया। जैसे हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि संविधान का आर्टिकल 31 लेते हैं, या मान 21 है। अनुच्छेद 21 में ये लिखा गया था कि सभी नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन बाद में 21 में 21A जोड़कर इसमें शिक्षा के अधिकार का उल्लेख कर दिया। उसमें होता है, उसका अर्थ होता है परिवर्धन, यानी कि उसमें कुछ नया जोड़ना। इंग्लिश में इसके लिए हम शब्द लिख सकते हैं एडिशंस। दूसरा है परिवर्तन, कि एक चीज लिखी हुई थी उसको पलट दिया, उसमें कुछ और कर दिया, उसे हम क्या बोलेंगे? परिवर्तन। तीसरा होता है निरसन, संविधान में कोई चीज लिखी हुई थी उसको वहां से हटा दिया, उसको समाप्ति कर दिया। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में था आज नहीं है, यानी क्या हो गया? उसकी समाप्ति कर दी। तो निरसन भी संसद कर सकती है। एडिशंस, चेंज, और इसके लिए हम शब्द लिख सकते हैं रिपील। निरसन कर सकती है। एडिशन हो सकता है यानी परिवर्तन, चेंज हो सकता है यानी परिवर्तन, और निरसन यानी कुछ समाप्ति संसद कर सकती है संविधान में, अगर वो आवश्यकता के अनुसार ऐसा उचित समझे तो। अब आपके सामने प्रश्न बनता है कि संविधान में कितने तरीकों से संशोधन किया जा सकता है। आपसे सीधा पूछ रहे हैं, संविधान में कितने तरीकों से, कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा मित्रों 3 प्रकार से। संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? 3 प्रकार से। वो कौन कौन से प्रकार हैं? वो है मित्रों, नंबर 1 है सामान्य बहुमत से, दूसरा है, पहला है सामान्य बहुमत यानी कि जनरल मेजोरिटी, दूसरा है विशेष बहुमत। अभी सामान्य बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, हम बात करेंगे आगे। विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी। और तीसरा होता है मित्रों
विशेष बहुमत तो होता ही है, प्लस में होता है इसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति। अब शब्दों को समझना आप। देखिए, मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है या होता है। तो देखिए, 3 प्रकार हैं, जनरल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ये 3 प्रकार हैं। लेकिन अगर इसी प्रश्न को मैं ऐसे लिख दूं कि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने तरीके से संशोधन हो सकता है, तो मित्रों इसका उत्तर 3 नहीं होगा। इसके लिए 2 ही उत्तर हैं, तरीका नंबर 2 और तरीका नंबर 3। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 तरीके से संशोधन हो सकता है। शब्दों को समझना। प्रश्न जब आएगा तो हमें यह देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछ रहा है कि 368 के तहत कितने तरीके हैं, तो 2। सीधा पूछता है कि संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, तो 3 कौन कौन से हैं? सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। इसमें से तरीका नंबर 2 और तरीका नंबर 3 अनुच्छेद 368 में भी आ रहे हैं। अब ये रह गया ये सामान्य बहुमत। क्या सामान्य बहुमत से किए जाने वाला संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता? तो मित्रों नहीं आता। सामान्य बहुमत के तहत किया गया संविधान संशोधन तो माना जाएगा, लेकिन उसको संविधान संशोधन के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो या तो इस तरीके से किए गए हैं विशेष बहुमत से, या फिर वो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से किए गए हैं। यानी 104 में सामान्य बहुमत वाले संशोधनों को नहीं गिना गया। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ है वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो सामान्य बहुमत से हुआ है, तो उसको हम इसमें नहीं गिनेंगे। तो सामान्य बहुमत से संविधान का संशोधन होता तो है, परंतु वो गिना नहीं जाता। इस संख्या में इसको काउंट नहीं करेंगे। अब 102 है, 104 है, 105 हो जाएंगे, 106 हो जाएंगे, 107 हो जाएंगे। वो या तो 2 नंबर तरीके से होंगे या फिर 3 नंबर तरीके से होंगे, क्योंकि वो अनुच्छेद 368 के तहत हो रहे हैं। इस तरीके से होने वाले संविधान संशोधनों को संविधान संशोधन के रूप में नहीं गिना जाएगा। अब हम देखते हैं कि सामान्य बहुमत से कौन कौन से संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत से कौन कौन से होते हैं, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से कौन कौन से संविधान संशोधन होते हैं। नंबर 1 है सामान्य बहुमत। पहली बात कि सामान्य बहुमत से क्या आशय है। सामान्य बहुमत का अर्थ है 50% प्लस उससे 1 या उससे अधिक, यानी 50% से अधिक सदस्यों का अगर समर्थन है तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे सामान्य बहुमत। लेकिन ये 50% प्लस 1, क्या ये कुल सदस्य संख्या का 50% है, या उपस्थित करने वालों का 50% है, या फिर मतदान करने वालों का है? तो मान लीजिए कि जैसे आज के टाइम अगर हम बात करते हैं, हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा में जो कुल सीटें हैं वो है 543, और जो राज्यसभा में है वो है 245। क्लियर? और मान लेते हैं कि एक प्रस्ताव आज संसद में रखा गया, उसको लोकसभा में रखा गया, और लोकसभा में उस दिन 500 लोग ही उपस्थित हैं, बाकी के 43 लोग उपस्थित नहीं हैं, और 500 लोग ही उस प्रस्ताव पे चर्चा करेंगे। तो 500 का 50% प्लस 1 अधिक, यानी 500 का आधा कितना हो जाएगा? 250, और 250 से अगर 1 अधिक व्यक्ति साइन करते हैं तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। यानी कि सामान्य बहुमत का अर्थ क्या है कि जिस दिन उस प्रस्ताव पे वोटिंग हो रही है, उसमें कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग भाग ले रहे हैं, उनका 50% से 1 अधिक लोग अगर उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट करते हैं तो वो प्रस्ताव उस सदन से पारित हो जाएगा। फिर वो दूसरे सदन के पास जाएगा, दूसरा सदन भी क्या करेगा? अगर मान लेते हैं राज्यसभा में जा रहा है प्रस्ताव, और मान लेते हैं कि राज्यसभा में उस दिन लोग कितने हैं? 150, तो जैसे ही 76 सदस्यों के इस पर साइन हो जाएंगे, ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो ये 76 245 का 50% से 1 अधिक नहीं है, ये 76 किसका बहुमत है? 150 का।
तो थोड़ा सा अपने को देखना है कि सामान्य बहुमत का अर्थ क्या होता है। इस बहुमत से संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन वो संविधान संशोधन के रूप में गिना नहीं जाएगा। अब बात आती है कि इस प्रावधान से, इस तरीके से संविधान के किन किन हिस्सों में संशोधन हो सकता है। इसके तहत क्या क्या संशोधन होगा, देखिए। इसके तहत किसी राज्य का हमें नाम परिवर्तित करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, उसकी सीमा में कोई नया क्षेत्र जोड़ना है, कोई क्षेत्र हटाना है, उस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, विधान परिषद की समाप्ति करनी है। ये सारे प्रावधान सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। अब मान लेते हैं कोई राज्य है, उसका नाम चेंज करना है, जैसे उड़ीसा राज्य था, उसको ओडिशा किया गया, उड़ीसा से ओडिशा हो गया। उड़ीसा नाम था, अब उसका नाम क्या कर दिया गया, ओडिशा। तो किस तरीके से होगा, सामान्य बहुमत से नाम परिवर्तित किया है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, उसमें कोई क्षेत्र जोड़ना है या फिर हटाना है, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। किसके द्वारा किए गए, यानी सीमा में परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ, सामान्य बहुमत से। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, एक राज्य है उसमें विधान परिषद नहीं है, उसका गठन करना है, तो सामान्य बहुमत से हो जाएगा। अगर वहाँ पर विधान परिषद ऑलरेडी है और उसकी समाप्ति करनी है, तो वो भी कैसे होगा, सामान्य बहुमत से। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो सामान्य बहुमत से हो रहे हैं। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के तहत होने वाले जितने भी संशोधन हैं वो सामान्य बहुमत से होते हैं। दूसरा है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत से पहले हम देखते हैं विशेष बहुमत होता क्या है, फिर हम देखेंगे इसके तहत कौन कौन से प्रावधान संशोधित किए जाते हैं। विशेष बहुमत का अर्थ होता है, इसमें 2 चीजें हैं। इसका मतलब है कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अब देखिए ज़रा, इसमें 2 चीज़ें हैं। अब मान लेते हैं कोई संविधान संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव लाया गया है, बिल लाया गया है, उसको पारित करना है विशेष बहुमत से। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब जैसे मान लेते हैं प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में या फिर प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 245। अब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और यहाँ पे कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543। और 543 का जो बहुमत होगा, बहुमत का मतलब आधे से एक अधिक, और आधे से एक अधिक का मतलब यहाँ पे होगा मित्रों 272, 273 हो जाएंगे, 272 हो जाएंगे। दूसरा राज्यसभा का बहुमत कितना हो जाएगा, 123। ये राज्यसभा का बहुमत है। यानी कि अगर हम ये प्रस्ताव ले आए हैं और उसको लोकसभा में रखा गया है, तो ये मान के चलो कि कम से कम उस पर कितने साइन होने चाहिए अगर उसको पारित करना है, तो 272 तो मित्रों होने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत जो है उसका जो पहला सेंटेंस है वो ये बात कह रहा है। और अगर वो बिल राज्यसभा में लाया गया है तो कम से कम 123, कम से कम 123, उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं, 245 के 245 मेंबर साइन कर सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम 123 लोगों का समर्थन चाहिए कि वो प्रस्ताव पारित हो। अगर 123 से कम है तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ये तो हो गया कुल सदस्य संख्या का बहुमत। दोनों सदनों की हमने बात कर ली, लेकिन आगे ये कह रहा है कि सिर्फ बहुमत से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब प्रेजेंट हैं, अब मान लेते हैं कि 100 लोग प्रेजेंट हैं,
लेकिन 100 के 100 वोटिंग में भाग नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे हैं, ये ना तो पक्ष में वोट करना चाहते हैं न विपक्ष में वोट करना चाहते हैं, वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो रह सकते हैं। अब 100 में से मान लेते हैं कि 90 लोगों ने वोट की, तो हम 90 लोगों का 2/3 निकालेंगे, जितने प्रेजेंट हैं या फिर जितने मतदान कर रहे हैं उसमें से जो कम है उनका 2/3 बहुमत भी हमें चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना। अब मान लेते हैं कि लोकसभा में हम प्रस्ताव लेके आए, लोकसभा प्रस्ताव रख दिया, उस पर चर्चा हुई, उस पर बहस हुई, अब फाइनली उस पर वोटिंग होगी कि भाई कितने लोग इस प्रस्ताव को पारित करने के पक्ष में हैं। अब मान लेते हैं कि उस पर जो साइन हुए हैं वो मान लेते हैं कि 280 लोगों ने साइन कर दिए। क्लियर? लोकसभा में प्रस्ताव रखा हमने, उस पर 280 लोगों ने साइन कर दिए। अब मित्रों क्या है कि मान लेते हैं कि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, और ये मान के चलो कि जिस दिन लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा गया है उस दिन मान के चलो कि वहाँ पर 450 लोग ही वोटिंग में भाग ले रहे हैं। 450 लोग वोटिंग में भाग ले रहे हैं मान के चलो, चाहे वहाँ पे 543 के 543% थे या उससे कम थे, उसको छोड़ो। जब वोटिंग हो रही है तो 450 लोग पक्ष विपक्ष में मिलकर वोट कर रहे हैं, लेकिन हमें तो प्रस्ताव पारित करना है। तो प्रस्ताव पारित होने के लिए हमें कितने वोट चाहिए? सबसे पहले तो हमें कितने चाहिए? 272। यानी कि अगर प्रस्ताव को पारित करना है तो कम से कम 272 वोट होने चाहिए। और मान लेते हैं उस दिन हो गए वोट 280, तो क्या ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा? देखिए मित्रों, हमें कम से कम वोट कितने चाहिए थे? 272। ये कितने हैं? 280। यानी कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत हमें मिल गया। लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वाले, और मतदान करने वाले कितने हैं? 450, और 450 का 2/3 कितना होता है? 300। यानी कि हमें 280 वोटें अगर मिल रही है तो बहुमत तो मिल रहा है, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं मिल रहा, तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अब मान लेते हैं, अब एक और उदाहरण लेते हैं। थोड़ा समझना शब्दों को, मैं दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काफ़ी पेचीदा है। हमें 2 चीज़ें चाहिए प्रस्ताव को पारित करना है, बहुमत भी चाहिए प्लस जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 भी चाहिए मित्रों, उनका 2/3 भी चाहिए। अब मान लेते हैं कि जिस दिन प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी उस दिन 300 लोग ही प्रेजेंट हैं। हम ये मान लेते हैं कि 300 लोग ही प्रेजेंट हैं उस दिन, 300 लोग वोटिंग कर रहे हैं। अब 300 लोग वोटिंग कर रहे हैं और मान लेते हैं कि इस दिन 270 लोगों ने वोट कर दिया। अब देखिए कुल लोग कितने हैं, उपस्थित कितने हैं? 300। 300 का 2/3 कितना होता है? 200। ये कितने हैं? 270। यानी कि हमें उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है। लेकिन हमें कम से कम कितने चाहिए? 272, और ये कितने हैं? 270। यानी अब पारित नहीं होगा। यहां पर हमें बहुमत मिल गया था लेकिन 2/3 नहीं मिला, यहां पे हमें 2/3 मिल गया लेकिन बहुमत नहीं मिला। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा? प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यानी हमें बहुमत भी चाहिए, यानी 272 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 भी चाहिए, तो प्रस्ताव पारित होगा मित्रों, नहीं तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। हाँ, आपने पढ़ा होगा कि जब हम पढ़ रहे थे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, और हमने पढ़ा था कि इनको विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए यही प्रक्रिया होती है, इसी तरीके से बहुमत होता है। जब हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, राष्ट्रपति जी लगा देते हैं, उसके बाद संसद से अनुमति लेनी होती है, संसद इसी बहुमत से अनुमति देती है। और अब बात कर रहे हैं हम संविधान संशोधन की, और संविधान संशोधन में जो तरीका नंबर 2 है स्पेशल मेजॉरिटी, वो इसी तरीके से संशोधित होती है। पहला हो गया सामान्य बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत। तीसरा है मित्रों विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। यानी क्या होगा इस तरीका नंबर 3 में? ऐसा हमारे संविधान का ऐसा मुद्दा
हमारे संविधान का ऐसा कोई भाग, हमारे संविधान का ऐसा कोई अंग जो हमारे फेडरल सिस्टम को इंगित करता है, यानी कि जो हमारे संघात्मक ढांचे से संबंधित है, संघात्मक ढांचा उससे संबंधित है, उसमें अगर संशोधन करना है तो केंद्र सरकार यानी कि संसद की अनुमति के साथ साथ हमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए। यानी अभी जो हम बात कर रहे थे विशेष बहुमत, उस जैसे विशेष में बहुमत हमने पढ़ा, उस तरीके से ये संविधान का एक मान लेते हैं एक प्रस्ताव है, पारित हो गया। इसके बाद ये जाएगा राज्य सरकारों के पास, और जितने राज्य हैं वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य हैं, तो कम से कम 14 राज्य, कम से कम 14 या 15 राज्यों की सहमति आवश्यक है। अब आपके सामने प्रश्न ये बनता है कि जब विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति वाले प्रावधान से संविधान का कोई भाग संशोधित होता है तो उसमें राज्य सरकारें किस बहुमत से अपनी सहमति देती हैं। यानी यहां तक तो हमने पढ़ लिया, ये तो संसद का है विशेष बहुमत, ठीक है, लेकिन राज्य सरकारें सहमति कैसे देंगी? क्या राज्य सरकारें विशेष बहुमत से सहमति देगी या राज्य सरकारें सामान्य बहुमत से? तो देखिए मित्रों, राज्य सरकारों की जो सहमति होती है वो होती है सामान्य बहुमत से, यानी कि जितने विधायक उस दिन वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनमें से अगर आधे से अधिक लोगों ने साइन कर दिए हैं तो उस राज्य की सहमति मानी जाएगी। अब मान लेते हैं राजस्थान राज्य है, और जैसे राजस्थान के विधानसभा की बात करें 200 विधायक हैं, और अगर मान लेते हैं कि 200 के 200 विधायक उस दिन प्रेजेंट थे और 101 विधायकों के साइन से वो प्रस्ताव हमारी विधानमंडल ने पारित कर दिया, तो ये मान के चलो कि राजस्थान की सहमति उस प्रस्ताव को मिल चुकी है। तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति वाला ही तीसरा प्रावधान है। अब हमें देखना है कि इस विधि द्वारा संविधान की कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो संशोधित हो सकती है। इसके तहत देखिए, नंबर 1, हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन विधि है उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना है, जैसे कि इसका मतलब है अनुच्छेद 55 में संशोधन करना है, या राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना है, यानी कि अनुच्छेद 54 में किसी प्रकार का संशोधन करना है। दूसरा है कि जो सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, उनकी शक्ति से संबंधित किसी प्रकार का संशोधन करना है, यानी कि अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 214 में किसी तरीके का संशोधन करना है। तीसरा है कि केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति प्लस राज्य सरकारों की कार्यपालिका शक्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है। चौथा है कि 7वीं अनुसूची में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है। और 5वां है कि स्वयं अनुच्छेद 368 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए होती है। देखिए, अभी हमने पढ़ा सामान्य बहुमत। पहले सामान्य बहुमत से कौन कौन से हिस्से संशोधित हो सकते हैं? किसी राज्य के नाम, उसकी सीमा, उसमें कोई नया क्षेत्र जोड़ना, कोई हटाना, किसी राज्य में एक विधान परिषद का गठन करना, उसकी समाप्ति करनी, ये होते हैं सामान्य बहुमत से। अब हम पढ़ रहे हैं विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से क्या क्या संशोधित होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियों में किसी प्रकार का परिवर्तन, 7वीं अनुसूची में किसी प्रकार का परिवर्तन, स्वयं अनुच्छेद 368 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति, राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन, ये होते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। यानी हमने तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 3 के बारे में देख लिया कि कौन कौन से मुद्दे आते हैं। बाकी जितने मुद्दे बच गए वो तरीका नंबर 2 में डाल दो। बाकी जितने भी प्रकार के संशोधन हैं वो तरीका नंबर 2 यानी कि विशेष बहुमत द्वारा संशोधित होते हैं। और संविधान का अधिकांश हिस्सा, संविधान का एक बड़ा हिस्सा तरीका नंबर 2 से ही संशोधित होता है। तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 3 में तो कुछ ही बातें हैं संशोधित किए जाने वाली, अधिकांश हिस्सा विशेष बहुमत से ही संशोधित होता है। और राज्यों की सहमति जो होती है वो सामान्य बहुमत से होती है। आपने मित्रों एक बात सुनी होगी, बहुत बार सुना होगा कि जो हमारा संविधान है वो लचीला भी है प्लस वो कठोर भी है। आपने सुना होगा कि विश्व का सबसे लचीला संविधान जो है वो सबसे लचीला संविधान किसका है? ब्रिटेन का।
और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कठोर संविधान किसका है मित्रों, तो है यूएसए का। लेकिन भारतीय संविधान एक बेजोड़ संगम है, लचीला भी है, कठोर भी है। लचीला क्यों है? जब संविधान के ऐसे उपबंध, संविधान के ऐसे प्रावधान जो संसद के सामान्य बहुमत से ही संशोधित हो जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे? लचीला। यानी कि अगर तरीका नंबर 1 की बात करते हैं, तरीका नंबर 1, तो तरीका नंबर 1 कैसा है? लचीला। लेकिन अगर तरीका नंबर 2 की बात करते हैं, वो कैसा है? कठोर। और तरीका नंबर 3 में वो क्या है? अत्यधिक कठोर। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। न तो वो केवल लचीला है, न वो केवल कठोर है। और बहुत सारे जो बड़े बड़े राजनीतिक शास्त्री रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, वो हमेशा इस बात पे जोर देते रहे हैं कि संविधान न तो इतना लचीला होना चाहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने स्वार्थों के अनुकूल उसे कैसे भी संशोधित कर सकें। इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि कोई भी पार्टी है, कोई भी नेता है, उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल ले। और इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि वो समय के साथ तब्दील ना हो सके, क्योंकि जैसे जैसे टाइम परिवर्तित होता है, हमारी आवश्यकताएं परिवर्तित होती है, तो संविधान को भी उसके अकॉर्डिंग परिवर्तित होना चाहिए। तो कठोर भी नहीं होना चाहिए और लेकिन बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं होना चाहिए। और भारतीय संविधान की ये बड़ी एक खूबसूरती है कि वो लचीला भी है, कठोर भी है, और दोनों ही इसमें विशेषताएं हैं। इसलिए भारतीय संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज है। तो इसके साथ ही मित्रों, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम विभिन्न प्रकार के जो संविधान संशोधन हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखते हैं, उन संविधान संशोधनों के बारे में बात करेंगे कि वो संविधान संशोधन कैसे, किन हालातों को लेकर प्रक्रिया में आए, और उन संविधान संशोधनों के तहत संविधान का कौन सा हिस्सा और किस सीमा तक परिवर्तित किया गया, उन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोस्टली हम जो संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन है, 44वां है, 86वां है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो इसके साथ ही मित्रों, आज का चैप्टर हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।